और अब बॉन्ड बैन। जी हां, सबसे बड़ी खबर जिस पर दोनों पक्ष हमलावर है। पिछले 24 घंटे से सियासी चंदे पर संग्राम मचा है। चंदा जिसे पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, ऐसा चंदा शक्ति प्रदर्शन भी इसके जरिए होता है। अपने पार्टी के सभी खर्च पूरे करती है इन चंदों के जरिए सियासी पार्टियां। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सीक्रेट चंदे पर चाबुक चलाया तो देश की दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गईं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगर पैसा फ्रीज हुआ और आना बंद हुआ तो चुनाव कैसे लड़ पाएंगी ये पार्टियां। कल केंद्र सरकार को झटका लगा तो आज कांग्रेस ने आरोप मढ़ दिया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि बाद में खबर आई कि ये फ्रीज हटा दिए गए हैं। आज हम आम भाषा में समझेंगे चुनावी बॉन्ड क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतना सियासी संग्राम मचा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, बॉन्ड पर बैन। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हल्ला पड़ता है। लगभग 7,000 करोड़। अब लोग उनको पूछे कि क्या किया चंदा, कहाँ है चंदा, कहाँ से आया चंदा। ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन। भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में मिली रकम 5,271 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी को चंदे के रूप में मिली रकम 952 करोड़ रुपए। तृणमूल कांग्रेस को चंदे के रूप में मिली रकम 767 करोड़ रुपए। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चंदे के रकम से अपनी राजनीति की गाड़ी को चलाने का काम करती, चुनावों में जीत के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करती। चुनावों में खर्च को काबू करने के लिए चुनाव आयोग ने कई नियम बनाए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा था जिसके सहारे पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों की सांसें थमी हुई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में मिलने वाले चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोकने का आदेश दिया। साथ ही 12 अप्रैल 2019 से आज तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को भी कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि 3 याचिकाकर्ताओं ने इस स्कीम के खिलाफ याचिका दायर की थी। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी लंबे समय से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमें जीत हासिल हुई और आज इस स्कीम को रद्द कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। आपने अपनी याचिका में क्या कहा था? जी, मैंने अपनी याचिका में ये प्रेयर रखी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो इससे कई सारी कॉर्पोरेट कंपनी अपनी तरफ से चंदा देती हैं सत्ताधारी पार्टी को और कहीं ना कहीं उससे फेवर चाह रही थी। तो मैं चाह रही थी कि इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ अमाउंट पॉलिटिकल पार्टीज को देता है तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट लाए कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस स्कीम में, वो वायलेट कर रही थी फंडामेंटल राइट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज ऑफ जजमेंट में कहा है कि राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
अगर जनता के बीच में जाती है तो उसको ये सारा डिस्क्लोजर करना चाहिए। इवन क्रिमिनल इंसिडेंट भी डिस्क्लोज करने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कैंडिडेट के लिए कहा गया है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो इतना बड़े बड़े इवेंट करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, टीवी में विज्ञापन देते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं, और आप देखते हैं जगह जगह जिस तरीके से इवेंट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं पैसे से इन्फ्लुएंस होते हैं। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 से कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने बीजेपी की झोली भर दी। तो चलिए आज सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि दरअसल ये जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर अचानक सरकार को बड़ा झटका लगा, ये है क्या, आपको समझाते हैं। देखिए, एसबीआई के 29 ब्रांच अलग अलग रकम के बॉन्ड जारी करते हैं। शुरुआत से हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बॉन्ड जारी होते हैं, आखिर ये क्या होता है। बॉन्ड की रकम 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक हो सकती है, बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में जारी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर महीने, बल्कि एक खास नियम है इसका। चुनाव में 1% वोट मिलने पर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिल सकता है। कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए और 1% से कम वोट नहीं होना चाहिए उसका, तभी इलेक्टोरल बॉन्ड उसे मिल सकता है। साथ ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती दी थी। बड़ी बात ये शुरुआत दरअसल विवाद की इसी तरीके से हुई थी। आपको बता दें, मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच बॉन्ड 16,492 करोड़ का चंदा मिला। एडीआर की रिपोर्ट दरअसल ये कहती है, और ज्यादातर चंदा जो है वो बीजेपी के खाते में गया। दिखाते हैं कैसे। 22-23 साल 2022-23 में बीजेपी को 1294 करोड़ 1294 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें, एडीआर ने क्या कहा, 2017-18 से 2021-22 के बीच बीजेपी को 5271 करोड़ का चंदा इसी बॉन्ड से मिला। लेकिन सबसे ज्यादा चंदा कब मिला वो दिखा देते हैं आपको। 2019 और 20 में, इस चुनावी साल में बीजेपी को 2555 करोड़ का ये चंदा मिला, जो सबसे ज्यादा था एक वित्तीय वर्ष में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एडीआर ने 2019 में जो याचिका दाखिल की थी, एडीआर ने अपनी याचिका में इस पर बैन लगाने की मांग की थी। एडीआर का यह कहना था उस वक्त कि यह बॉन्ड चुनावी सुधार की दिशा में गलत कदम है, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर लगातार 4 सालों तक पेंडिंग रहा। तो एडीआर के वो तर्क क्या थे जो बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों बैन इस पर जरूरी था, वो तर्क अब आपको दिखाते हैं। देखिए, एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड को दरअसल रिश्वत कहा। सीधे सीधे इस शब्द का इस्तेमाल किया कि यह कुछ और नहीं बल्कि सीधे सीधे सियासी पार्टी को रिश्वत है। रिपोर्ट के जरिए पार्टियों को 5 सालों में मिले चंदे की डिटेल्स भी दी गई, एक एक करके कितना मिला, किस पार्टी को कितना मिला, वो तमाम चीजें बताई गई। एसबीआई को चंदा देने के बारे में पता होता है, लेकिन एसबीआई सरकार के अधीन है, और जब सरकार के अधीन है तो सीधी बात यह कि सरकार जब चाहे तब वो जानकारियां निकाल सकती है। रिपोर्ट के जरिए पार्टियों को 5 सालों में मिले चंदे की डिटेल दी गई। इसके अलावा ईडी चंदा देने वालों की जानकारी ले सकती है, लेकिन ईडी सरकार के अधीन है, यह भी एक बड़ा पॉइंट। एसबीआई और ईडी जानकारी ले सकती है तो आम जनता को पता क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा फिर आरटीआई का उल्लंघन हुआ अगर आम नागरिकों को पता नहीं है तो। इसके अलावा आपको बता दें, जो पैसा देगा सरकार उसका काम करेगी, ऐसे में आम नागरिकों का क्या होगा। स्टेट वाइज भी अगर आप देखें तो हो सकता है सरकार बदले तो उस एक संस्थान या फिर उस एक व्यक्ति के प्रति सरकार का नजरिया बदल जाए, उसे हैरेस किया जाए, परेशान किया जाए, ये तमाम तरीके के आरोप मढ़े गए। आपको ये बताते हैं, आप देखिए, जिसने बॉन्ड बैन करवाया उसमें तीसरा पॉइंट, आम नागरिकों की आवाज दब जाएगी, ये कहा गया। आवाज दबेगी। प्रशांत भूषण ने जयंतीलाल रणछोड़ दास कोटेचा वर्सेस टाटा आयरन केस का उदाहरण भी सामने दिया कोर्ट के, कि आखिर उसमें जब ऐसा हुआ था उस केस को कैसे याद किया गया। आपको दिखाते हैं। राजनीतिक योगदान देना किसी अलग कानूनी इकाई के हितों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि उसके एजेंट्स के हितों की पूर्ति करता है। साथ ही कहा गया, चीनी कंपनियों से चंदा लेने और उनके विनिर्माण की इजाजत नहीं, इसका भी हवाला दिया गया। आरबीआई की चिट्ठी का हवाला जो दिया गया वो इस प्रकार से कि पार्टियों को चंदे के रूप में शेल कंपनियों का पैसा मिलेगा, यानी ये भी एक धोखाधड़ी के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये आरबीआई की तरफ से कहा गया। ये तमाम चीजें जो है इसने इलेक्टोरल बॉन्ड को बहुत ज्यादा फंसा दिया, इस पर विवाद पैदा कर दिया। कई केसेस इसको लेकर के पेंडिंग थे, जिस पर लगातार 4 सालों तक सुनवाई चली, और अचानक से स्क्वैश कर दिया कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड
की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं, वो भी रद्द कर दिया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए। राजनीति के हमाम में सभी पार्टियों की हालत एक सी ही है, जिसका ज्यादा जोर उसे उतना चंदा है। लेकिन चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए। एक तरफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को बढ़ावा देने का आरोप जड़ दिया। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, यह हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। यह बहुत स्पष्ट थी कि यह अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा। ये एक तूफान है, एक भूकंप है, क्योंकि ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मोदी सरकार सूट बूट झूठ और लूट की सरकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था, ये गैर कानूनी है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। लगभग 7,000 करोड़ जिस तरह से बीजेपी के खाते में असंवैधानिक तरीके से आए हैं, हाँ, ये ब्लैक मनी है, ये काला धन है, ये अपराध के मार्ग से आया हुआ पैसा बीजेपी ने राजनीति में इस्तेमाल किया है, सरकारें तोड़ने के लिए। वहीं केंद्र सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि इससे सिर्फ वैध धन ही राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। साथ ही सरकार ने गोपनीयता पर दलील दी थी कि डोनर की पहचान छिपाने का मकसद उन्हें राजनीतिक पार्टियों के प्रतिशोध से बचाना है। तो राजनीतिक दल हैं, उनके जो फंडिंग है उसकी वो भी पारदर्शी हो, इसके लिए एक बांड की व्यवस्था हुई थी और वो बहुत पारदर्शी व्यवस्था थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्यों निर्णय किया, क्या निर्णय किया, ये तो अध्ययन के बाद पता लगेगा। इसके बारे में तो सरकार बताएगी। चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा, वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी 3 मुख्य वजहें। पहला, एडीआर के मुताबिक साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 2555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। इस साल कांग्रेस को 317 करोड़ रुपए ही मिल पाए। दूसरा, एडीआर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कुल चंदा का 52% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। ये सभी पार्टियों के कुल चंदा के बराबर है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए।
चुनावी साल में लिस्ट सार्वजनिक होने से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। चुनाव में होने वाले खर्चों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ दूसरे दल इनकी काट ढूंढ ही लेते हैं। आपको बता दें कि जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों को चेक से चंदा दिया जाता था। चंदा देने वाले का नाम और रकम की जानकारियां पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती थी। लगभग 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा वसूलते थे। इसके अलावा पार्टियां चुनावों में अंधाधुंध नकदी का भी इस्तेमाल करती रहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास और भी रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकती हैं। इनमें डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी पार्टियों को डोनेशन देते हैं, लेकिन पार्टियों को इन तमाम कमाई का हिसाब किताब रखना और देना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद यही है कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में सब कुछ साफ सुथरा और सटीक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।